मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं व बालिकाओं ने भाग लेकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर विरोध दर्ज कराया। और अपर्णा यादव ने कहा है कि नारी केवल गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के बिना समाज का विकास अधूरा है। विधायक राम फेरन पांडे ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद रहे। पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्रावस्ती जिले के जितने भी समाज सेवी हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सभी छात्राओं का भी अभिनंदन करती हूँ कि इस समय आप सब लोग जिस विषय के लिए आए हैं ये बहुत गंभीर और बहुत जरूरी विषय है, जिसके बारे में मुझे लगता है अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं जाना तो आप इस देश के नागरिक तो कहलाएंगे, मगर एक जागरूक नागरिक होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि देश में क्या परिस्थिति और क्या गतिविधि चल रही है। मित्रों, माताओं, बहनों, बेटियों और युवा मेरी सभी साथियों, हम सब आज इस ऐतिहासिक मुद्दे पर जो चर्चा करने आए हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और 21वीं सदी की भारत का मूल प्रश्न है, जो क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कितने बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा है? कितने लोगों ने खबर बहराइच से है, जहां नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी ने मीडिया के साथ पहली परिचयात्मक बैठक की है। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की और मीडिया से सहयोग की अपील भी की है। नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवता ने आपको बता दें कि IAS ने पदभार ग्रहण करने के बाद विकास भवन सभागार में मीडिया बंधुओं के साथ परिचयात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह राजस्थान के मूल निवासी हैं और वर्ष 2022 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी प्राथमिकता है और साथ ही मीडिया से अपेक्षा है कि वह आमजन की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में सेतु की भूमिका निभाए। और साथ ही CDO सुनील कुमार धनवती ने कहा है कि जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के मार्गदर्शन और साथ ही अधिकारियों के समन्वय से बहराइच को विकास की नई दिशा दी जाए। उन्होंने मीडिया के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की सही जानकारी आम जनता तक पहुंचना बेहद जरूरी है। के संचालन में, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, जन शिकायतों का सुगम निस्तारण में, क्या सरकार के संचालन में, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, जन शिकायतों का सुगम निस्तारण में क्या भूमिका है, इसको बताने की आवश्यकता है। और उसी वजह से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो जनपद के जो मीडिया साथी हैं, मीडिया के साथी हैं जितने भी, उनसे एक सुगम संचार और संबंध बनाया जाए। गलती हो सकती हम लोगों से भी होंगी, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूर्ण है, पूर्ण कोई नहीं होता, हम भी नए हैं, अनुभव की कमी है। आप लोग थोड़ा सा बस हमें एक, मेरा बस निवेदन ही आप लोगों से रहेगा, थोड़ा सा हम लोगों को एक काम करने की स्वतंत्रता थोड़ी सी मिलेगी कि वैसे आप नए हैं साहब, कभी कुछ धीरे धीरे सीखेंगे। अगर शुरुआत में अगर गोलाबारी हो जाएगी तो दे दिया गया, एक एक घर में 4-4 आवास दे दिए गए, गरीब और विकलांगों को कुछ नहीं मिला। तो सर इससे अगर कुछ नया होने वाला है तो ये 2 ग्राम सभा की जांच कराना बहुत जरूरी है। थैंक यू। देश में आप सभी को पता है कि मीडिया का लोकतंत्र में, सरकार के संचालन में, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, जन शिकायतों का सुगम निस्तारण में, क्या सरकार के संचालन में, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में। कानपुर नगर
से है, जहां कल्याणपुर इलाके में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि घर से लूटा गया 100% माल भी बरामद कर लिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में 6 टीमें गठित की गई। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों और साथ ही सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 19 साल के आरोपी ईशु शर्मा उर्फ आर्यन को धर दबोचा है। आरोपी को आज सुबह केसा मार्ग के पीछे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का सारा सामान बरामद कर लिया, जिसमें शामिल है सोने की 2 चेन, 4 कंगन, सोने का मंगलसूत्र, हार की चूड़ियां और साथ ही एक सोने का बिस्किट, कान के बाले और अन्य कीमती सामान। आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी पिछले 6 महीने से पीड़ित परिवार के पड़ोस में ही किराए पर रह रहा था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, ये चारों संगठनों ने देशव्यापी महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया है। जगह जगह पर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार धर्मांतर, हम मई जून में जगह जगह पर महिला सुरक्षा के प्रशिक्षण वर्ग और बाद में प्रशिक्षित महिलाएं 1 वर्ष तक स्कूल कॉलेजों में जाकर सभी बेटियों को सुरक्षा की ट्रेनिंग देंगे। साथ में सिखाएंगे कि हम कौन है, वह कौन है, ताकि लव जिहाद का शिकार न बने। ऐसा महिला सुरक्षा का अभियान हमारी राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के द्वारा पूरे देश में हमने शुरू किया है। कितने दिन का प्रवास है कानपुर में आपका? क्या 5 दिन का प्रवास है। पूरे ललितपुर तक जाने वाला हूं और जगह जगह पर हनुमान चालीसा मंगल शनिवार शाम चले, यह हमारा आयोजन। खबर मथुरा से है। धर्म नगरी मथुरा में एक बार फिर गायों को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग ने तूल पकड़ लिया। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त अनोखा नजारा देखने को मिला है जब सैकड़ों की संख्या में गौ सेवक, साधु संत और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर गोद में और साथ ही गौवंश बछड़ों को उठाए एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। भजन कीर्तन के साथ हुआ प्रदर्शन। मथुरा के विभिन्न अखाड़ों से आए साधु संतों और अन्य गौ रक्षकों ने इस जत्थे ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर, बल्कि न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि गौ माता के जयकारों और भजनों के साथ अपनी मांगे भी रखी हैं। राष्ट्रपति और पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन गौ रक्षकों ने एसडीएम गोवर्धन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगे रखी गई हैं। गाय को अविलंब राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पूरे देश में गौ हत्या के खिलाफ सख्त केंद्रीय कानून बने और जब तक मांग पूरी नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख संतों ने कहा कि ब्रजभूमि से उठी यह आवाज अब पूरे देश में गूंजेगी। गाय का राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान भी होगा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मांगे तो ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जी को दिया गया है और हमारे माध्यम से दी गई है, तो वहाँ पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं? आज यहाँ उपस्थित होने का एक ही उद्देश्य रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गौ माता का संरक्षण हो। जैसा कि आप जानते हैं कि गौ माता की स्थिति बहुत इस समय दुर्दशापूर्ण हो रही है
कहाँ कूड़े की ढेर में, कहाँ व्यवस्थित नहीं हो रही है, गौ तस्करी भी चरम पे है। तो अपन लोग का प्रयास यही है कि सब लोग इकट्ठा होकर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ तक कि शुरू से लेके और लास्ट तक यही मतलब निवेदन कर रहे हैं कि गौ माता संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और अपना गौ संवर्धन जैसे श्री कृष्ण भगवान के समय से चला आ रहा है वही आगे बढ़ता रहे। जय गौ। उद्देश्य तो शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण के समय से गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौ रक्षण का रहा है और आज हम ब्रजवासी सभी भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारा प्रेरित गौ रक्षा के उसमें अभियान में लगे हुए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर गौ माता की रक्षा के लिए भारत सरकार से दंडौत करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि गौ माता का रक्षण हो। भारत देश में, भारत भूमि जो ऋषि मुनियों की शास्त्र और ग्रंथों की भूमि रही है, ऋषि परंपरा से चलने वाली भूमि रही है, संस्कारों की भूमि रही है, वहाँ पे एक रक्त की बूंद किसी भी देश के कोने में कहीं भी गौ माता के एक रक्त की बूंद ना गिरे, उनका विधिवत सम्मान हो, पूरे भारत देश में गौ माता का दर्जा प्राप्त हो। भारत के प्रमुख संतों एवं जो जितने भी बड़े बड़े संत हैं, सनातन के संरक्षक हैं, उनके द्वारा एक गौ माता के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अभियान चलाया जा रहा है कि जिससे गौ माता को अपना सुरक्षा मिले, सम्मान मिले और अधिक से अधिक गौवंश गौशालाओं में पहुंचे और एक प्रति गौवंश प्रति किसान के घर पे खूंटे पे बंधे, जिससे कि भारत की धरती गौवध के कलंक से मुक्त हो। करीब 200 से 250 गौभक्त, गौरक्षक, युवा साथी सारे गौ माता के सम्मान के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से प्रार्थना हाथ जोड़ करके भीख मांगने की तरीके से निवेदन कर रहे हैं कि गौ माता को पूजनीय, हमारी गौ माता को ससम्मान। ये पूरे भारत की 5400 तहसील पर एक साथ 11 बजे ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे कि भारत की सरकार, जहाँ पे भारत के 13 राज्यों में गौवध पूर्ण तरीके से खुले में हो रहा है, वहां पर भी गौवध बंद हो और भारत की धरती पूर्णतः गौवध के कलंक से बंद हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर ढेर सारी सौगातों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री काशी वासियों को 6,300 करोड़ की लागत वाली 160 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद काशी की महिलाओं से नारी जन आक्रोश सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बनारस रेल इंजन कारखाना के मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरे कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा के ध्यान रखते हुए एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहीं प्रधानमंत्री दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन से पहले एक सांकेतिक रोड शो भी निकलेगा और साथ ही पीएम आने से पहले टच एंड गो का रिहर्सल किया जा चुका है और पीएम के आने जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक भी डायवर्ट कर दिया गया है। आगमन कैसी तैयारी व्यवस्था होगी? देखिए, आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने करी। इसके तहत एक और जहां इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, प्री ब्रीफिंग कल हो चुकी है, जिसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। 3 टियर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त क्यूआरटीज बनाई गई हैं। अभी वर्तमान में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके साथ साथ बॉडी वन कैमरा, उनसे नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। सभी लोगों को ब्रीफिंग डिब्रीफिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि जो ड्यूटी है वो अच्छे से उनको ब्रीफ रहे, ताकि जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। साथ ही साथ जो पार्किंग्स हैं वो बहुत नज़दीक बनाई गए हैं, विद इन द 500 मीटर, उससे भी कम पे पार्किंग्स बनाई गई हैं, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और देखिए, आपको बता दें कार्यक्रम स्थल पे कंप्लीट महिलाओं को ही लगाया गया है, सहायता पुरुष रहेंगे,
लेकिन ड्यूटी जो लगाई गई है, सभी जो कार्यक्रम स्थल है उस पे हमारे द्वारा 4 आईपीएस ऑफिसर्स को लगाया गया है, जो लेडीज हैं, साथ ही साथ जितने बॉक्स है उसमें लेडीज ऑफिसर्स को लगाई गई है। तो जो नारी शक्ति है उसी को वंदन करते हुए फोर्स लगाई गई है, ताकि जो मैसेज है, जो व्यवस्था है, उसको एकदम चाक चौबंद रखा जाए। कार्यक्रम स्थल पर प्रभारी के रूप में 2 पार्ट में डिवाइड करके लगाई गई है। उनके नीचे भी आईपीएस ऑफिसर्स लगाई गई है। जो सीओ एडिशनल हैं वो भी महिलाएं हैं, साथ ही साथ महिला हमारी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को लगाया गया है। अच्छा, नो फ्लाइंग जोन भी कुछ घोषित किया गया है? देखिए, वो पहले से ही नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, सभी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। साथ ही साथ एंटी ड्रोन और अन्य जो अनुषंगिक हमारे संस्थान और जो इकाइयां हैं उनके माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। रोड शो वाले कार्यक्रम को लेकर क्या विशेष तैयारी होगी? देखिए, रोड शो वाला जितना भी कार्यक्रम हो रहा है उस पूरे रोड शो पे 3 किलोमीटर के एरिया में हम लोग के द्वारा पहले से ही चेकिंग फिस्किंग सुनिश्चित की गई है। उसके अतिरिक्त रूफटॉप ड्यूटियां 186 रूफटॉप ड्यूटियां लगाई गई हैं। सारे घरों की जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है। उसके अतिरिक्त रोड पर भी ड्यूटियां लगाई गई हैं, बैरिकेटिंग करी गई है और बैरिकेटिंग के साथ साथ जितनी गलियां हैं मोबाइल पार्टी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही साथ जो आम जन है उसको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए कुछ रूट डाइवर्जन प्लान्स भी किए गए। थैंक यू भाई लोग। सबसे पहले तो आपके चैनल के और आप सभी लोग पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कि आप जो है पूरी तरह से इस कार्यक्रम को कवरेज करके दिखा रहे हैं। हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, हम सब लोग ये जानते हैं कि हर 3 महीना पर वो अपने परिवार में, अपने कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, संसदीय क्षेत्र में। इस बार भी वही प्रोग्राम बना हुआ है। वो 28 तारीख को अपने राष्ट्रीय विमान से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर आएंगे। वहाँ से हेलीकॉप्टर से बरेका मैदान में आएंगे। वहाँ के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। वहाँ के बाद 4:30 बजे अपने महिला सम्मेलन जो होने जा रहा है उस महिला सम्मेलन में आएंगे और वहीं से स्टेज पर से ही लगभग 7,000 करोड़ का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह राजघाट का नमो घाट पर जो है ये सिग्नेचर ओवर ब्रिज है। बाकी और भी तमाम परियोजनाएं हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह चूंकि चंदौली, बिहार सबको जोड़ेगा, इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे हम लोग। फिर रात को रहेंगे, फिर सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे और 5 जगह हम लोग बनारस स्टेशन मडुआडीह पर स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हाकी चौराहे पर स्वागत करेंगे। फिर हम लोग पुलिस लाइन स्वागत करेंगे। फिर मैदागी पर स्वागत करेंगे। लास्ट स्वागत जहां दर्शन करने जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ का, वहां पर होगा। अच्छा अध्यक्ष जी, वाराणसी में गंगा के समानांतर एक विकास की धारा बह रही है। इस बार भी 6300 करोड़ की सौगात, काशी वासियों को कितनी सहूलियत मिलेगी सौगातों के बाद? ये तो आप देख रहे हैं 2014 से विकास का गंगा बह रहा, जो कभी काशी की जनता सपने में भी नहीं सोची थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ अपने कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र में करके दिखा दिए हैं। आगे अभी 29 तक देखिएगा, निश्चित तौर पर ये जो बहुत बड़ा विकास होने वाला है। काशी की जनता को बहुत सौगात देने वाले हैं। अच्छा, महिलाओं के साथ संवाद का भी उनका कार्यक्रम है? हाँ, जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इन लोगों के साथ कुछ न कुछ है। चूंकि महिलाओं को लेकर ही ये कार्यक्रम हो रहा है, महिला सम्मेलन हो रहा है। चूंकि विपक्षियों द्वारा 2023 का बिल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास हुआ था और उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल जो था, थोड़ा सा सीट का बंटवारा उसमें हो गया था, उसी को लेकर विपक्षी जो इस बिल को गिरा दिए। तो निश्चित तौर पर महिलाओं में बहुत आक्रोश है, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या रोड शो वगैरह का भी कार्यक्रम? नहीं, रोड शो वगैरह का नहीं है। वो जो 5 जगह मैं बताया हूँ वही स्वागत है। सब कार्यकर्ता पूरा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का करते हुए। अच्छा, प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन सी डिग्निटरी जा रही है? हमारे संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे पंकज चौधरी जी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, हमारे राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी और अपने मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी और बाकी अपने आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। ऐसे अभी इन लोगों का तो आ गया है
बाकी और देखते और कुछ न कुछ कितनी लोग देर आए। का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का अपने संसदीय यहाँ पर अपने यहाँ संसदीय क्षेत्र में जहाँ महिला सम्मेलन जहाँ हो रहा है 1 से लेकर 1.5 घंटे तक। अच्छा, आप लोग के साथ स्पेशली संवाद का भी कार्यक्रम है? अभी वो तो माननीय प्रधानमंत्री का जो निर्देश होगा वही होगा, इसके अभी सूचना नहीं। क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हुई लूट की घटना के मामले में फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस के अनुसार मुकदमे का मुख्य अभियुक्त नितेश उर्फ छोटू अपने एक साथी के साथ जमानत करवाने के उद्देश्य से अपने ससुराल बनवाल लोनार आया हुआ था। देर रात ससुराल से निकलने के बाद वह पकड़े जाने के डर से गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से पैदल हल्लापुर की ओर जा रहा था। थाना अध्यक्ष प्रिंस कुमार के निर्देश में उप निरीक्षक अतुल गुप्ता, रंजीत चौधरी समेत पुलिस टीम को मुबारकपुर पुलिया के पास से चेकिंग के निर्देश दिए गए। पुलिस ने मौके पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान सर्विस लेन पर 2 संदिग्ध युवक तेजी से रूपापुर की ओर जाते हुए दिखे थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान नितेश उर्फ छोटू सिंह निवासी ग्राम लोहा पानी थाना मऊ दरवाजा जनपद फर्रुखाबाद और सुनील निवासी ग्राम चंपापुर थाना सेहरामू दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर के रूप में बताई है। पुलिस का कहना है कि लूट की इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। चंदौली में महिला आरक्षण को लेकर जमकर बवाल हुआ। महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली, नगर में जोरदार प्रदर्शन, सपा कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के फूके गए पुतले और महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर बुलंद की है आवाज। अपमान नहीं भूलेंगे, महिला शक्ति, संजीव गौड़ ने कहा। कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि रैली में रहे मौजूद और साथ ही चंदौली की सियासत में तेज हुआ महिला आरक्षण का मुद्दा। बदायूं के अल्लाहपुर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव में थोड़ा आगे पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए बदायूं जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक महिपाल 50 वर्षीय पुत्र आपको बता दें कि मी लाल निवासी दयोरारा थाना लालपुर का क्षेत्र का रहने वाला है। मृतक के परिजनों का कहना है कि एक गाँव का ही व्यक्ति उनकी बाइक पर बैठकर उसे लाया था। एक्सीडेंट होने के बाद एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। खबर वाराणसी से है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा 28 अप्रैल सुबह 11:50 से वाराणसी पहुंचेंगे। ऐसा प्रस्तावित दौरा था। 12:40 पे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन, 4:15 पर पीएम मोदी के साथ महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 7 बजे नमो घाट पर गंगा आरती में भी सहभागिता। थाना कछौना क्षेत्र के निर्मलपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। निर्मलपुर निवासी अनूप कुमार पुत्र कल्लू अपनी बहन के दहेज का सामान पिकअप वाहन में लोड कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन जैसे ही शव गाँव पहुंचा है, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने संडीला मल्लावर रोड जाम कर दिया। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। मौके पर संडीला सीओ संतोष कुमार सिंह और साथ ही बघौली सीओ प्रवीण यादव, कछौना पुलिस और कासिमपुर थाना पुलिस के सभी लोग मुस्तैद रहे, लेकिन परिजन और ग्रामीण कोई बात मानने को तैयार नहीं है। जिले के उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अरविंद वर्मा है, मैं निर्मलपुर का रहने वाला हूँ। जी, ये आपके भाई की कैसे मौत हुई? ये मेरे भाई की ऐसे मौत हुई। कल मेरी बहन की शादी आई थी, आज विदाई थी। विदाई होने वाली थी, वो सामान लाद रहे थे।
वो सामान लाद के मेरा भाई उधर से आया, तो वहाँ पे जगह थी थोड़ा, तो वहाँ पे खड़ा हो गया दोबारे, खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद में वो डाला वाला उधर से लाया, वो मेरा भाई वहाँ दूर खड़ा था, बहुत दूर था, जो जगह दिखाई जाएगी सर वो बहुत दूर है। वहाँ उसने इतनी रफ्तार में वहाँ से चालू किया, मेरे भाई को दीवार में दीवा लड़ाया। मैं वहीं पे था। जी, प्रशासन के लोगों से क्या, पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं आप? पुलिस मेरे को न्याय चाहिए। पुलिस तो सुनी नहीं रही। पुलिस अगर सुनती तो हम यहाँ पे नहीं होते। पुलिस सुनी नहीं रही। पुलिस आया था, सिर्फ पैसा पा गए, बैठ गए शांति से। प्रशासन से आपको उम्मीद है कि कुछ न्याय मिले? हम प्रशासन से तो मेरे को तो नहीं लग रहा है पुलिस वाले दिला सकते हैं सर। कटरिया बवाल पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का बयान। पूरी घटना के मूल में करंडा थाना पुलिस है। आपको बता दें पुलिस है। ओपी सिंह ने कहा सपा के प्रतिनिधि मंडल और साथ ही समर्थकों को पुलिस ने जुल्म किया। ओपी सिंह ने कहा पूरा मामला पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। पुलिस सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। आपको बता दें पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, ओपी सिंह ने कहा। और साथ ही सपा के संघर्ष का नतीजा है गरीब पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। सपा दबाव नहीं बनाती तो सरकार पीड़ित परिवार को राहत नहीं देता। गाजीपुर से खबर है, जहां गाजीपुर में कटरिया बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी यानी सपा के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना की जड़ में करंडा थाना पुलिस है। और साथ ही विधायक सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सपा के प्रतिनिधि मंडल और साथ ही समर्थकों पर जुल्म किया। उनके अनुसार यहां पूरा मामला पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। ओम प्रकाश सिंह ने दावा किया है कि सपा के संघर्ष के कारण ही गरीब परिवार को न्याय मिल पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सपा के नेता पीड़ित परिवार का सहयोग करने और उनसे मिलने के लिए भी वहां जाना चाहते थे। इस दौरान सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह अब सर्कस के जोकर हो गए हैं। उन्होंने राजभर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह क्या बोलते हैं, अपनी बातों पर कितने अडिग रहते हैं, ये स्पष्ट नहीं है। गाजीपुर में घटना हुई वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा और सत्येंद्र सत्या जो उस दिन के डेलीगेशन में लोग गए थे, उस डेलीगेशन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर मैं खुद आया, जेल गया था। और जो आप बीती बच्चों ने सत्येंद्र सत्या सहित उनके 17 लोग जो बंद थे, मैं सबसे मिला, सबसे बात किया और लंका करंडा थाना ने जो जुल्म किया और इस सब घटना के मूल में करंडा थाना है। यदि ये घटना गलत था तो फिर शासन ने, प्रशासन ने और सरकार ने क्यों भेजा, उनको मुआवजा क्यों दिया और उनके लिए सहयोग राशि क्यों दी। और यह घटना सही थी तो थाना इंचार्ज पर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि इसके मूल में कहीं न कहीं प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत था और हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जितने भी बच्चे जेल में बंद हैं वो ना अपराधी हैं और ना कोई गलत और गंदा काम करने वाले। जिस तरह पुलिस उत्पीड़न कर रही है, समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। और समाजवाद का मतलब है जहां जुल्म हो वहां खड़ा हो जाए। जब इंसाफ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने इसके लिए सचेत और सजग किया। आज उसी का नतीजा है, समाजवादी पार्टी का खड़ा होने से ही उस गरीब को न्याय मिला। और गरीब को न्याय दिलाना ही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य रहा राजनीति में।
आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मदद करना, सहयोग करना और यह बताने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम की है। जहां कोई वंचित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, असहाय हो, बेबस हो, लाचार हो, जिसका न कोई अपना हो न सपना हो, उसके लिए कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। और मैंने सत्या से खुद बात किया। करना थाना ने जो निर्मम और गंदा और घटिया काम, सत्या एक छात्र नेता है, उस पर कोई अपराधी मुकदमा नहीं, संघर्षशील लड़का है, ना वो ठेकेदार है, ना कोई गंदा काम करता है, और सही बात कह दिया। वो आया था, उसका एक भी फुटेज में आप बता दें कि कोई सत्या ने कोई गलत और गंदा काम किया, तो मैं प्रशासन से जरूर मांग करूंगा। सबसे पहले तो करंडा इंचार्ज को लाइन हाजिर करें और इसके बाद उस केस की जांच कराया जाए, जिस केस की थाना में तहरीर देकर FIR हुआ। FIR दर्ज हुई है कि आपके ट्विटर हैंडल से और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अफवाह फैलाई जा रही है। इस संदर्भ में ओम प्रकाश राजभर आए थे, उन्होंने ये कहा था अखिलेश को कि खाता ना भाई, जो अखिलेश कहे वही सही, अराजकता केवल समाजवादी पार्टी पैदा। मैं एक दिन आपसे कहा था, फिर आज कह रहा हूं, ओम प्रकाश जी सर्कस के जोकर हो गए हैं। उनसे और मैं क्या उम्मीद करूं? क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो कहते हैं उस पार्टी है कि नहीं है। संगत से जिंदगी में बड़ा असर होता है। बेचारे की संगत ठीक नहीं, कब क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं मालूम। जिस विभाग के मंत्री हो उसका तो काम नहीं कर पा रहा। अब लगे अखिलेश जी, जिसके साथ स्वयं चुनाव लड़े हैं, इनको उन्होंने डॉक्टर बोला था कि चले जाइए लड़ने, अब फिर गए क्यों? और जब उन्हीं के साथ रहना था तो आए क्यों? ओम प्रकाश जी के बारे में हमसे मत पूछिए। ओम प्रकाश जी गरीब घर के बच्चे हैं, राजनीति में आए हैं, उनको गरीबी कम से कम याद रखना चाहिए। और जहां जुल्म हो वहां जुल्म को जुल्म कहें। अखिलेश यादव जी का 29 अप्रैल को यहाँ आना तय था, ऐसे में 163 के तहत निषेधाज्ञा लग गया सर, तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पे पीढ़ी पर नहीं आए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो कुछ होगा तय होगा। हम लोग कोई अराजकता का माहौल नहीं बनाना चाह रहे। हमारा पर्पज था कि न्याय मिले, हमारा पर्पज था कि उसको इंसाफ मिले, हमारा पर्पज था कि जो घटना हुई है उसकी जांच हो और दोषी को सजा मिले। और उसका समाजवादी आज भी अड़ी है और रहेगी। बस मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि जो हो रहा है उस पर अंकुश लगे। करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव में बवाल का मामला। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबर चलाने वाले खबरों पर केस दर्ज हुआ है। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र से हुए इस कटरिया कांड को लेकर पुलिस प्रशासन महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गाजीपुर के ASP ने बताया कि 19 अप्रैल को ही पीड़ित पिता ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज करवाया था। मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाहें फैलाई गई, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। इन अफवाहों के चलते 22 अप्रैल को कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी कर माहौल खराब करने का प्रयास किया। इस संबंध में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। SP सिटी के अनुसार करंडा थाना पुलिस ने अब तक कुल 5 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। इनमें से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले विभिन्न हैंडल्स को भी शामिल किया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा BNS की धारा 163 लागू की गई है, इसका उल्लंघन ना करें और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचें। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिवार से मिलने और साथ ही शोक संवेदना व्यक्त करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई जरूर करेगी।
देखिए, दिनांक 19 तारीख को 19 अप्रैल को इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। जो मृतका लड़की है उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे उसमें 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जिसमें पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार करके जो जिस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें जेल भेजा और सम्यक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। उसके पश्चात जो 22 तारीख की आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, उस समय समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे मिलने के लिए आया हुआ था गांव में, और प्रतिनिधिमंडल में निर्धारित संख्या थी कि इतने ही लोगों को आना है, 15 के आसपास, परंतु उनके साथ 200-250 लोग करीब आए थे, जिनमें काफ़ी अराजक तत्व थे। उन अराजक तत्वों द्वारा वहाँ गांव वालों से झड़प करके ऐसी स्थिति बनाई गई जिसमें पथराव हुआ। उस संदर्भ में थाना करंडा पे 7 CLA और जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया 47 लोगों के विरुद्ध, जिसमें से अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसमें 47 लोग नामजद थे और 200 के करीब अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। आगे और इसमें सम्यक विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है। जो वीडियो है, फुटेजेज हैं और अन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर पहचान करके इसमें कार्यवाही की जा रही है। इस संदर्भ में लगातार कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो पुलिस द्वारा डिस्क्लेमर दिया गया, बताया गया सम्यक कार्यवाही और जो वास्तविक तथ्य हैं उनको बार बार बताया जा रहा है कि लड़की की दुखद मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्राउनिंग आया था, डूबने से कोई इंजरी नहीं थी, और परिजनों द्वारा जिस तरह से लिखित तहरीर दी गई थी उसी पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद भी कुछ पुलिस द्वारा सम्यक कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद भी कतिपय सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगातार भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, जिससे वहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस संदर्भ में अब तक कुल 5 मुकदमे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ लिखे गए हैं। उसमें भी जो विवेचनात्मक और वैधानिक कार्यवाही है वो सुनिश्चित की जा रही है। मौके पे शांति है, पुलिस बल लगा हुआ है और आगे जो गुण दोष के आधार पे जो विवेचनात्मक कार्यवाही है वो आगे बढ़ाई जा रही है। सर, इस वक्त क्या BNS की धारा 163 भी लागू है? इस समय BNS की धारा 163 भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश से लागू है। तो इस धारा में सर क्या अपील करना चाहेंगे? हम लगातार ये सबके सामने रख रहे हैं कि इसमें पुलिस द्वारा जो सम्यक विधिक प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए सम्यक कार्यवाही की गई है। जो परिजन हैं और गांव के लोग हैं वो लगातार पुलिस कार्यवाही से संतुष्टि प्रकट कर चुके हैं, और जो साक्ष्य हमारे पास आए हैं उसमें शीघ्र हम उन साक्ष्यों को एकत्रित करके और जो सही चीज़ है उसी के आधार पे कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए सबसे अपील करना चाहेंगे कि इसमें कोई भ्रामक खबर न चलाएं, कोई अफवाह न फैलाएं, और जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें, और पुलिस अपना काम सम्यक तरीके से कर रही है। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशंस जो है मिलना चाहते हैं सर। अभी अखिलेश यादव 29 तारीख को आने वाले थे। आज अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में बयान दिया कि कल 4 लोगों का डेलीगेशन मिलने जाएगा। अब ये पॉलिटिकल चीज़ों पे मुझे 4 लोगों का डेलीगेशन अगर जाएगा तो उनको जाने दिया जाए? अब ये पॉलिटिकल चीज़ों पे कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी वहाँ किसी को मिलने जाने देने या किसी ऐसी बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम संसरी टोला करुआ में विवाहिता की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या व प्रताड़ना का लगाया है आरोप। घटनास्थल पर पहुंची ढेबरुआ पुलिस व फॉरेंसिक टीम मृतका की मां की मां ने ढबरुआ थाने में दी है तहरीर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की 28 अप्रैल 2024 को राजेश यादव से शादी हुई थी।
29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में रफ्तार के लिए आपको बता दें, रफ्तार के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन हरदोई की धरती से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक पल को लेकर हरदोई के कोने कोने में उत्साह का माहौल है। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ दिल्ली और प्रयागराज की दूरी कम करेगा, बल्कि हरदोई के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खुलेगा। ऐतिहासिक पल की आहट, उत्तर प्रदेश में रफ्तार को नई उड़ान देने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब हकीकत बन चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस महापरियोजना का उद्घाटन करेंगे। 29 अप्रैल को यहां आ रहे हैं। और साथ ही पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आपको बता दें एक्सप्रेसवे रूट के हरदोई एक के बाद महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के लिए तस्वीर बदल जाएगी। स्थानीय और साथ ही किसानों और व्यापारियों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीकी और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए वे साइड और साथ ही एनिमिटीज और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरिद्वार के युवाओं का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच अब और भी तेज हो जाएगी। खबर चंदौली से है, जहां बीच बाजार में जमीनी विवाद में दबंगों ने बिल्डिंग व्यवसायी को बुरी तरह पीटा है। लाठी डंडों लात घूसों से पिटाई होने से बुरी तरह युवक घायल हुआ है। बिल्डिंग और साथ ही मटेरियल व्यवसायी की पिटाई में व्यापारियों में रोष है। व्यवसायी संजय ने स्थानीय थाने में दी है तहरीर पड़ने के बाद पुलिस की ढिलाई आई सामने। 20 घंटे बाद दबंग पुलिस से कोसे दूर है। थानापुर थाना क्षेत्र के नेदिलपुर गांव की बताई जा रही घटना और साथ ही बलुआ थाना क्षेत्र के चहनिया बाजार कल दोपहर की घटना पूरी बताई जा रही। परिचय बताएं सर। सर मैं संजय सिंह, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, लक्ष्मणगढ़ का मूल निवासी हूँ। मेरी चहनिया में बिल्डिंग मटेरियल की फर्म के नाम से दुकान है। कल क्या घटना घटी है यहाँ? घटना ये घटी कि मैं खाना खा के 2 बजे आया दिन में, यहाँ पे कुर्सी पे बैठा था, लेटा था। उसी समय आए 2 लात घूस से हमारे कुर्सी टूट गई। मैं ज़मीन खींचा तो ज़मीन पे गिरने के बाद काफ़ी लोगों ने हाथ से और डंडा से, लात से, चप्पल, जूता चप्पल तीनों चारों तरफ से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद दोबारा मैं मुटा तो मारे गिर गए। फिर दूसरी दुकान में दूसरी तरफ जितना ब्लड गिरा है वो फोटो के तहत होगा आप लोगों के पास। और ये जानलेवा हमला था, ये मार के अपनी जान में जिंदा नहीं छोड़े हैं। उसके बाद कौन थे ये दोनों लोग? ये 2 सन्नी सिंह थे और सन्नी सिंह, अभिषेक सिंह, सन्नी सिंह और पिंटू सिंह। पिंटू सिंह का असली नाम अभिषेक सिंह, सन्नी सिंह का नाम श्री प्रताप सिंह है। तो लक्ष्मण
नेतिरपुर के मूल निवासी हैं, एक लाल बहादुर और सरदार सिंह के लड़के हैं। इन लोगों से अब मेरे आज के डेट से जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये बार बार जमीन संबंधित किताब बता के हमको जान से मारने की धमकी की सोच से आए थे और बार बार कट्टा निकालने की बात कर रहे थे, है ना। दुकान में की कट्टा से मार दिया जाए, मार दिया जाए, मार दिया जाए। और क्या धमकी दे रहे थे? और धमकी दे रहे थे कि मेरी प्रशासन में इतनी पहुँच है सत्ता पक्ष में कि मैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसो कहीं जाओगे तो इल्जाम तुम्हारा बुरा होगा। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही चाहते हैं कि जो पहले तो गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी के बाद मेरी स्थिति को देखते हुए प्रशासन जो निर्णय ले वो उचित हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय के कंपोजिट विद्यालय रुपेटा में बच्चों से निर्माण सामग्री ढुलवाने के नाम में प्रधानाचार्य सुनील कुमार की निलंबित उन्हें कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई वीडियो वायरल होने के बाद और खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में स्कूली बच्चों को चिलचिलाती धूप में बालू, ईंट और अन्य निर्माण सामग्री ढोते हुए दिखाई दिए थे। इस घटना से सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे और अभिभावकों में नाराजगी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA सचिन कुमार ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे और जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद प्रधानाचार्य के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल है। अभिभावकों ने प्रशासन की सख्ती का स्वागत करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार प्रसार समाप्त होने के बाद 2 दिन काशी यात्रा पर 28 अप्रैल को दोपहर में आएंगे और साथ ही पीएम अपने काशीवास संसदीय क्षेत्र वाराणसी सदन में कांग्रेस सपा की वजह से नारी वंदन संशोधन विधेयक बिल पास न होने की पीड़ा जन आक्रोश महिला सम्मेलन के जरिए रखेंगे। इसके बाद काशी में 6,332 करोड़ की 163 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही 2 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस पुणे और साथ ही अयोध्या मुंबई को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि प्रोटोकॉल मुताबिक पीएम दोपहर 1:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर उतरेंगे। इसके बाद यहां से हेलीकॉप्टर से बरेका ग्राउंड पहुंचेंगे। शाम 5 बजे बरेका इंटर कॉलेज ग्राउंड में बने मंच से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्रधानाचार्य के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत प्रदेश के अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। भाजपा की ओर से इस सम्मेलन में 50,000 महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के वर्ष 2014 में अब तक के काशी की 53वीं यात्रा को यादगार बनाने के लिए स्वच्छता की भव्य तैयारी की गई है और साथ ही स्वागत की तैयारी की गई। काशी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए पिछले 1 सप्ताह में यहाँ स्वच्छता अभियान संग सड़कों की मरम्मत, रंग रोगन कार्य चल रहा है। चित्रकूट जनपद के धाम करवी रेलवे स्टेशन पर आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली से आई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची। उसी दौरान तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मिली जानकारी के अनुसार तेज हवा के चलते स्टेशन परिसर में लगा टीन का भारी टुकड़ा टूट कर गिर गया और सीधे इंजन की पावर जनरल ग्रिप पर जो टकराया है और साथ ही टक्कर इतनी भीषण थी कि जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और साथ ही चिंगारियां निकलने लगी। ट्रेन के और साथ ही आपको बता दें कि टीन के 3 टुकड़े होकर नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े हैं। घटना के बाद कुछ समय के लिए यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लेते हुए जांच मरम्मत कार्य में जुट गए। खबर चंदौली से है, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। समय से स्कूल नहीं जाते हैं शिक्षक, सुबह 8 बजे तक स्कूल में लटका रहता है ताला।
साथ ही सरकार की मंशा को पलीता लगाए जा रहे शिक्षक के द्वारा लापरवाह शिक्षक नौनिहालों के भविष्य के साथ कर रहे खिलवाड़। सरकार का स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जब गुरुजी रहेंगे स्कूल से गायब तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग नहीं करता कोई कार्रवाई। सुबह 7:30 बजे स्कूल खोलना है और साथ ही 12:30 बजे बंद करना है। लापरवाह शिक्षकों पर सरकारी आदेश का कोई भी डर नहीं है। सोनभद्र में 12 वर्षीय बालिका हत्याकांड का 2 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में टीम गठित कर शुरू की है छानबीन। एसओजी सर्विलांस और थाना पुलिस टीम की मेहनत लाई है रंग। कुछ ही घंटों में किया सफल अनावरण और साथ ही तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर मिले सुराग के आधार पर आरोपी दीपक कुमार का नाम जांच में सामने आया। आरोपी मृतका का दूर का मामा और पड़ोसी निकला है और साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस पर की है फायरिंग। पुलिस ने आत्मरक्षा में की जवाबी कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल किया। पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 27 अप्रैल 2026 के प्रातः एक 12 वर्षीय बालिका का ग्राम झरेल टोला अंतर्गत थाना म्योरपुर में शव प्राप्त हुआ था। इस सूचना पर एसओजी टीम, सर्विलांस टीम तथा उच्चाधिकारियों द्वारा बनाई गई 2 स्पेशल टीम्स ने मात्र 2 घंटे में इस घटना का सफल अनावरण कर दिया था तथा दीपक कुमार सन ऑफ नंदलाल का नाम प्रकाश में आया था। इसमें यह भी संज्ञानित करना है कि अभियुक्त जो है वो बालिका का दूर का मामा लगता है तथा पड़ोस में ही रहता है। इसकी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना पे जब उस अभियुक्त की घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई जिसमें अभियुक्त के पांव में गोली लगी है तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ऋषिकेश नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी मची है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर बुलाई गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही युवक की मौत की स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा। जाँच में पता चला है कि युवक का नाम विनीत डोभाल है और वह बैटरी फार्म गली नंबर 11 श्यामपुर का रहने वाला है। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि विनीत नोएडा में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। फिलहाल वह नौकरी छोड़कर घर पर आया हुआ था। लंबे समय से वह नशे का आदी था और 26 अप्रैल की सुबह वह नौकरी पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर ग्रामीण क्षेत्र जनपद अल्मोड़ा निवासी दीपक उपाध्याय 22 अप्रैल जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जिसकी काफी खोजबीन की गई। आज नैनीताल भवाली मार्ग के टूटे पहाड़ के समीप गहरी खाई में मिला है। पुलिस ने खाई में उतरकर शव को अपनी हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है और सूत्रों की माने तो पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल विभाग और डॉग स्क्वाड लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है और साथ ही बड़ी मुश्किल से पुलिस को सूचना मिली कि टूटे पहाड़ के पास नीचे खाई में दुर्गंध आ रही है। इस पर पुलिस दमकल पर पहुंचा और साथ ही खाई में उतर कर देखा तो दीपक उपाध्याय जो 22 अप्रैल से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था, अब उसका शव मिल गया है और बाकी की छानबीन जारी है।
खबर सहरसा से पूर्णिया रेलखंड के मधेपुरा जिले के बुधमा रेलवे स्टेशन परिसर में लोक भारती सेवा आश्रम द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आश्रम के CSW ममता कुमारी और साथी देवराज भारती ने बाल विवाह के कानून को समझाते हुए लोगों से अपील की है कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी अवैध है और साथ ही बाल विवाह कराने वालों या बाल विवाह में शामिल होने वाले दोनों की कानूनन अपराध की भागीदारी वे हो सकते हैं, जिसमें 2 साल की जेल भी हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना आर्थिक हो सकता है। और साथ ही इस अवसर पर ममता कुमारी ने बच्चों को बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और शैक्षणिक दुष्परिणामों से लोगों को अवगत भी कराया है। कोटा के प्रमुख पर्यटक स्थल में शामिल लखी बुजुर्ग का पुराना वैभव पुनः नजर आएगा। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के निर्देशन में नगर निगम लखी बुर्ज की सौंदर्यीकरण की कार्य योजना बना रहा। इसको लेकर आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने सोमवार को लखी बुर्ज का निरीक्षण किया और साथ ही आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया है कि कोटा के पर्यटक स्थलों में लखी बुर्ज की प्रमुखता से गिनती होती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि लखी बुर्ज में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां पर फसाद लाइट्स और लगाने और साथ ही कार्य देश में पूर्व में भी जारी रह जा चुके हैं। लखी बुर्ज पर जल्द ही कैफेटेरिया प्रारंभ किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटक किशोर सागर और साथ ही आसपास की खूबसूरती को निहारते हुए खाने पीने का आनंद भी ले सकते हैं। रात के समय लखी बुर्ज पर पर्याप्त रोशनी रहे, इसके लिए LED लाइट्स लगाई जाएंगी और साथ ही लखी बुर्ज की मरम्मत और रंग रोगन का कार्य भी किया जाएगा। डस्टबिन भी लगाओ ना, ये डस्टबिन हो गया आपके। अंतर विभागीय समन्वय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा विभागीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बढ़ती गर्मी एवं लू के प्रभाव को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सभी विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्रय स्थलों, रैन बसेरों तथा अस्पतालों में कूलर, AC, पंखा एवं पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया तथा नागरिकों को भी गर्मी से राहत मिल सके ऐसा कहा है। और उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ORS एवं IV फ्लूइड और साथ ही आवश्यक दवाइयां और तथा हीट स्ट्रोक से संबंधित उपचार सामग्री उपलब्ध रहे। साथ ही मनरेगा कार्यस्थलों और साथ आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी पेयजल, ORS एवं आवश्यक प्राथमिकताएं चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान भाजपा संगठन को मजबूती देने की दिशा में आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने टोंक में डूंगरपुर सहित 6 जिलों के नवनिर्मित कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को टोंक में नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी क्रम में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से डूंगरपुर, बूंदी, प्रतापगढ़ और साथ ही बाड़मेर, चूरू और साथ ही पाली जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, जबकि जालौर कार्यक्रम का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गुणवंत कलाल ने बताया कि डूंगरपुर भाजपा कार्यालय उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रोड़ाली ने की है। समारोह में सांसद मन्ना लाल रावत और साथ ही विधायक शंकर लाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष गुरु प्रसाद पटेल और हरीश पाटीदार, प्रभु पांडे और साथ ही अन्य लोग, सभी लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार राजस्थान आए, पहली बार हमको प्रवास मिला और इसी निमित्त हमारे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनकर के तैयार थे उनका आज लोकार्पण किया है। एक कार्यालय का भूमिपूजन भी हुआ है और इन्हीं कार्यालयों से हमारे पार्टी की गतिविधियां, हमारे विचार और हमारे कार्यकर्ता निर्माण का काम इसी कार्यालय से होगा।
अजमेर शहर के दरगाह बाजार क्षेत्र स्थित फूल गली निवासी एक बुजुर्ग ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी और साथ ही शिकायतकर्ता अब्दुल हामिद खान 50 वर्षीय ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल हामिद खान जो दृष्टिबाधित है और साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि 28 मार्च 2026 को उनके बेटे अजहर खान को स्थानीय पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूत के मनगढ़ंत मामले में गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनका कहना है कि इस मामले में ना तो निष्पक्ष जांच की गई और ना ही कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। शिकायत से यह भी आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी के बाद ही संबंधित पुलिसकर्मी बार-बार उनके घर और साथ ही कार्यस्थल पर आ रहे हैं और परिवार के सदस्य को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप क्लॉक टकर थाने के एक पुलिसकर्मी बनवारी पर लगाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त पुलिसकर्मी ने उनसे 70,000 रुपए की अवैध मांग की है और पैसे न देने पर उनके बेटे को लंबे समय तक जेल में रखने की धमकी दी है। और खान ने बताया है कि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है और वह इतनी बड़ी राशि देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके दोनों बेटों की ही जीवन का एकमात्र वे उनके सहारा है और पुलिस की कार्रवाई से उनका पूरा परिवार संकट में आ गया है। सर आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। जो हमारे साथ में पीड़ित है अब्दुल हमीद खान, इनको जो क्लॉक टावर थाना के एक पुलिसकर्मी है बनवारी जी, उनके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इनके बच्चे को किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए इन्होंने कोर्ट से अदालत में जाकर जमानत भी करवा ली है। उसके बाद भी लगातार इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। 75,000 रुपए की रिश्वत अभी तक दे चुके हैं और 70,000 रुपए की अभी और मांग की जा रही है। जो हमारे साथ में पीड़ित है वो पूरे तरीके से देख नहीं पाते, 100% इनकी जो यानी ब्लाइंड रेशो है, उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी द्वारा इन पे बेरहमी से बार बार इनको थाने बुलाया जा रहा है। इनकी जो वाइफ है उनके पास उनके लीवर की बहुत बड़ी समस्या है, वो चल फिर नहीं सकती। इस अवस्था में भी पीड़ित परिवार को लगातार पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, बार बार थाने बुलाया जाता है और पैसे ना देने पर इनके दोनों बच्चों को झूठे मुकदमे में फंसाने की इनको धमकी दी जाती है। शिकायत कब की आपने? शिकायत हमने आज ही दी है यहाँ पे जी। मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि इनका जो बच्चा है उसने किसी कोई तेल के जो पीपे थे वो अनजाने में कहीं पे रख दिए थे, जिसमें इसको चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया था। उसको मानने के बावजूद भी न्यायालय से उसको जमानत मिल चुकी है और अभी उस केस में यानी जो भी है न्यायालय की सुपुर्द है। उसके बावजूद भी जो बनवारी जी द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है वो अनैतिक है। जो पुलिसकर्मी है क्लॉक टावर थाना के बनवारी जी उन्हीं के खिलाफ करनी है। कहाँ पे है शिकायत? हम एसपी ऑफिस कार्यालय में आए। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर, पीड़ित परिवार को लगातार परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो पुलिस की अनैतिकता है वो इसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, जो कि गलत है। तो हमारी तो गुहार यही है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए। पीड़ित का नाम है अब्दुल हमीद खान। मेरा नाम उदित नारायण, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की तरफ से। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सना खान। आज हमारे पास एक पीड़ित आए हैं जो कि अब्दुल जी हैं। उन्होंने ये शिकायत दी है कि पुलिस के द्वारा बिना किसी कसूर, बिना किसी वजह के इन्हें मतलब परेशान किया जा रहा है। इनके बच्चों पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और जो माँ है वो इतनी परेशान है कि उनके लीवर में प्रॉब्लम है, वो परेशान हो रही है और जो वालिद साहब है ये देख नहीं सकते, आंखों से नाबीना है। इनके बच्चों को बिना किसी कसूर के जो है फंसाया जा रहा है। और क्लॉक टावर के जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी है बनवारी लाल जी, उन्होंने प्रेशर बनाया है पैसों का। ऑलरेडी इनसे 70 से ऊपर तो ये पेमेंट ले चुके हैं और पैसे देने के लिए इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि न्यायालय द्वारा इनके बच्चों को जमानत मिल चुकी है। जो भी झूठा मुकदमा था उसके तहत इनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो जमानत मिलने के बाद भी इनको ना पैसों के लिए इन पे प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। आज आपने कहा शिकायत? जी, आज हम यहाँ पे माननीय एसपी महोदय में आए हैं और माननीय एसपी महोदय में शिकायत दर्ज की है। जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। कोटा शहर की सुधा हॉस्पिटल में भर्ती महिला रेहाना बी की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि अस्पताल ने केंद्र की भाजपा सरकार की योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने से अस्पताल में मना कर दिया है। साथ ही आरोप ये भी है कि महिला की मृत्यु के बाद अस्पताल की ओर से परिजनों से दवाइयां और इंजेक्शन मंगवाए जाते हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और मामले की सूचना के बाद कांग्रेस के नेता हरपाल राणा और साथी अस्पताल पहुंचे और
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से पूर्व मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा मामले की जांच जारी है। कांग्रेस नेता हरपाल राणा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की योजना इलाज करने की बात सरकार करती आ रही है और साथ ही तुरंत धरातल पर मरीजों को कोई इलाज नहीं मिल रहा है। कोटा शहर के सभी अस्पतालों के यही हाल है। इलाज के लिए मरीज अस्पताल पहुंचते हैं परंतु अस्पताल प्रशासन व डॉक्टर आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए मना कर देता है। आज हमारे सामने दो कांड हैं। एक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और दूसरा नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान। साथियों, अशोक गहलोत जी ने आम आदमी को हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया और उस इलाज की बदौलत प्रदेश के लाखों परिवारों ने अपने लोगों की जान बचाई है। आज वो लोग उनके साथ हैं, उनके बीच में हैं। और उसी तरफ नरेंद्र मोदी जी का ये आयुष्मान कार्ड, जिसको हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये यहाँ पर चलेगा नहीं। 3 दिन से ये परिवार इस आयुष्मान कार्ड को लेकर के घूम रहा था। हॉस्पिटल वालों ने इसको लेने से मना कर दिया, जिस कारण इलाज ना होने की वजह से आज इन पे परिवार की, किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है इस आयुष्मान कार्ड का? हॉस्पिटल वाले लेने से मना करते हैं, सरकार इन पर कार्रवाई करने से मना करती है। आखिर जिम्मेदार कौन है? और दूसरी तरफ ये अशोक गहलोत, जिन्होंने एक चिरंजीवी देकर के प्रदेश में लाखों लोगों की जान बचाई, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए उनको खड़ा किया। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सोचना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा कौन सी सरकार आपके हित की है और कौन सी सरकार आपके हित की नहीं है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।